नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं टॉप अपडेट। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जम्मू के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का तिरंगा दिखाकर उद्घाटन किया। पीएम यहां करीब 1 घंटा रहे। इस दौरान उन्होंने रेलवे के अफसरों और ब्रिज बनाने वाले कर्मचारियों से मुलाकात की। पीएम रेल इंजन में बैठकर चिनाब ब्रिज से केबल स्टे अंजी रेल ब्रिज तक पहुंचे और उसका भी उद्घाटन किया। इसके बाद वे कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचे और कश्मीर को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाली कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। अब पीएम मोदी 46,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के अन्य डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन करते नजर आए। इसके बाद कटरा स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करने का भी उनका शेड्यूल रहा। नॉर्दर्न रेलवे 7 जून से कटरा श्रीनगर रूट पर वंदे भारत ट्रेन सर्विस शुरू कर देगी। आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर टिकट बुकिंग की जा सकेगी। हफ्ते में 6 दिन 2 ट्रेनें कटरा और श्रीनगर के बीच चलेंगी। नॉर्दर्न रेलवे ने बताया कि ट्रेन में 2 ट्रैवल क्लास हैं। चेयर कार का किराया 715 रुपये और एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 1320 रुपये है। अभी ट्रेनें सिर्फ बनिहाल में रुकेंगी, अन्य स्टॉपेज पर फैसला बाद में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिनाब दरिया पर बने रेलवे के नायाब, अद्भुत और बेमिसाल चिनाब पुल को राष्ट्र को समर्पित करते दिखे। पीएम मोदी ने चिनाब रेल ब्रिज का उद्घाटन किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अंजी पुल का भी उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने कटरा से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर श्रीनगर रवाना किया। जनसभा में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे जम्मू कश्मीर में सभी रेलवे परियोजनाओं में प्रधानमंत्री के साथ जुड़ने का सौभाग्य मिला है। सबसे पहले जब अनंतनाग रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया था, दूसरा जब बनिहाल रेलवे सुरंग का उद्घाटन हुआ। 2014 में जब कटरा रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था, तब भी यही 4 लोग यहाँ मौजूद थे। तत्कालीन रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर के एलजी के पद पर पदोन्नत किया गया था। मुझे एक राज्य के सीएम से केंद्र शासित प्रदेश के सीएम के रूप में पदोन्नत किया गया, लेकिन हमें पता भी नहीं चलेगा कि चीज़ें सामान्य हो जाएंगी और पीएम मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर को एक राज्य का दर्जा दिया जाएगा। मैं अटल बिहार को भूल नहीं सकता। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी चुनावी साल के पहले हाफ में छठी बार बिहार के दौरे पर हैं। एक दिन के दौरे के दौरान गया से राजगीर तक राहुल गांधी का तूफानी कार्यक्रम है। राजगीर नालंदा जिले में पड़ता है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला भी है। सीएम नीतीश के इलाके से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी नीतीश कुमार के साइलेंट वोट पर चोट करेंगे। गया के गहलोर से नालंदा के राजगीर तक विपक्ष के नेता राहुल गांधी का प्लान क्या है? राहुल गांधी चुनावी साल की शुरुआत से ही बिहार को लेकर एक्टिव हैं। शुरुआती 5 महीनों में 5 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। बिहार में प्रदेश अध्यक्ष बदलना हो या प्रभारी संगठन के मोर्चे पर भी राहुल गांधी और कांग्रेस की सक्रियता नजर आई है। पहले राहुल गांधी के करीबी कृष्णा अल्लावरू को प्रदेश प्रभारी बनाया गया, फिर लालू यादव के करीबी अखिलेश प्रसाद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर राजेश राम को कमान सौंपी गई। बिहार में संगठन के दलित नेतृत्व के साथ कांग्रेस दलित पॉलिटिक्स की पिच पर एक्टिव हुई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को कहा कि सशस्त्र बलों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। उन्होंने बीजेपी पर राजनीतिक लाभ के लिए ऑपरेशन सिंदूर का फायदा उठाने का आरोप लगाया और कहा कि ऐसी राजनीति नहीं की जानी चाहिए। मैं सशस्त्र बलों को सलाम करता हूं, लेकिन सेना का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। सीएम मान ने कहा कि क्या आपने कभी किसी पूर्व प्रधानमंत्री को सैन्य वर्दी पहने देखा है? लेकिन अब वर्दी का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल देश के लिए लड़ते हैं, उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। आईपीएल 2025 में 18 साल बाद पहली बार ट्रॉफी जीतने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम का जश्न मातम में बदल गया, जब चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर आयोजित विक्ट्री परेड के दौरान मची भगदड़ में 11 फैंस की दर्दनाक मौत हो गई। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद क्रिकेट जगत से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है। इस घटना को लेकर 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य और पूर्व भारतीय क्रिकेटर मदन लाल ने हादसे पर गहरा दुख जताया है।
उन्होंने आरसीबी और राज्य सरकार पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नीट पीजी एग्जाम अब 3 अगस्त 2025 को आयोजित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन की याचिका को मंजूरी देते हुए नीट पीजी 2025 परीक्षा को 15 जून से स्थगित कर 3 अगस्त 2025 को आयोजित करने की अनुमति दी है। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि कोर्ट ने पहले आदेश दिया था कि परीक्षा को 2 पालियों के बजाय एक ही पाली में आयोजित किया जाए। सुनवाई के दौरान एनबीई ने बताया कि एक पाली में परीक्षा आयोजित करने के लिए उन्हें अतिरिक्त 450 परीक्षा केंद्रों की आवश्यकता होगी, क्योंकि पहले 450 केंद्रों पर 2 पालियों में परीक्षा हो रही थी। एनबीई के वकील ने कहा कि नए केंद्रों की पहचान, उनकी सुरक्षा, तकनीकी ज़रूरतों और कर्मचारियों की व्यवस्था में समय लगेगा। उन्होंने बताया कि उनके तकनीकी साझेदार टीसीएस को इन तैयारियों के लिए समय चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एनबीई से सवाल किया कि इतने लंबे समय 3 अगस्त तक की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि टीसीएस पहले से ही केंद्रों की जानकारी रखता है। कोर्ट ने कहा प्रक्रिया में देरी कर रहे हैं या छात्रों के लिए अतिरिक्त दबाव बनाता है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि टीसीएस को केवल केंद्रों की उपलब्धता जांचनी है, न कि नए केंद्रों की तलाश करनी है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शुक्रवार 6 जून को मुंबई और केरल की 15 जगहों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी मीठी नदी के सफाई स्कैम में 65 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच का हिस्सा है। रेड की जगहों में बॉलीवुड एक्टर डीनो मोरिया, बीएमसी के असिस्टेंट इंजीनियर प्रशांत रमगूड़े संग अन्य कॉन्ट्रैक्टर्स का घर भी शामिल है। मामले में अवैध धन के प्रवाह का पता लगाने के लिए छापेमारी हुई है। एक्टर डीनो मोरिया शिवसेना के यूबीटी लीडर आदित्य ठाकरे के करीबी हैं। मीठी नदी सफाई स्कैम में ईडी ने डीनो मोरिया के घर पर छापेमारी कर छानबीन की। डीनो से इस मामले में आर्थिक अपराध शाखा 2 बार पूछताछ कर चुकी है। अब तक ईडी ने इन रेड्स में जब्त किए गए आर्थिक दस्तावेज और अन्य कागजों को रिव्यू कर रही है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विक्ट्री परेड में हुए हादसे पर भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने दुख जताया। उन्होंने विराट कोहली की आरसीबी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ऐसे रोड शो करने की क्या ज़रूरत है। गौतम गंभीर हमेशा से इस तरह के आयोजन के खिलाफ रहे हैं। उन्होंने आरसीबी के विक्ट्री परेड को लेकर कहा कि जान गंवाने वाले फैंस के परिवार के लिए पूरा भारत दुखी है। ऐसे रोड शो करने की ज़रूरत ही क्या है। गंभीर ने आगे कहा, टीम ने जीत दर्ज कर ली, इसको लेकर जश्न मनाइए, काफ़ी है। अगर पुख्ता इंतजाम नहीं कर सकते तो ऐसे आयोजन को नहीं करना चाहिए। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना संक्रमण एक बार फिर चिंता बढ़ा रहा है। बीते 24 घंटों में जिले में कोविड-19 के 32 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 190 पहुंच गई है। इनमें 79 पुरुष और 111 महिलाएं हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इस साल की पहली कोरोना से मौत की पुष्टि की है। मृतक एक 3.5 महीने की बच्ची है, जिसका इलाज दिल्ली के चाचा नेहरू अस्पताल में चल रहा था। जानकारी के अनुसार बच्ची की मौत 28 मई को हो गई थी, लेकिन इसकी पुष्टि स्वास्थ्य विभाग को हाल ही में मिली है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कभी उनके करीबी रहे टेस्ला चीफ एलोन मस्क के बीच गुरुवार रात जमकर बहसबाजी हुई। यह लड़ाई इतनी बढ़ गई कि मस्क ने ट्रंप पर महाभियोग लगाने की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। मस्क ने ट्रंप का नाम नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और तस्करी के दोषी जेफरी एप्स्टीन के साथ भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि ट्रंप का नाम एप्स्टीन की फाइलों में है, यही वजह है कि इन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया। वहीं ट्रंप ने मस्क की कंपनियों के सरकारी ठेके और सब्सिडी खत्म करने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि मस्क पूरी तरह से पागल हो चुके हैं।
रूस ने यूक्रेन के ड्रोन हमले का बदला लेना शुरू कर दिया है। रूस ने 6 जून की रात को यूक्रेन के खिलाफ बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमला किया है, जिसमें राजधानी कीव के साथ ही देश के प्रमुख शहरों को निशाना बनाया है। यह हमला यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेब के बाद हुआ है, जिसमें रूसी एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचाया गया था। इसने रूसी बमवर्षक बेड़े के एक बड़े हिस्से को बर्बाद कर दिया था। एक दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ फ़ोन कॉल के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने रूसी हवाई ठिकानों के ड्रोन हमले के लिए यूक्रेन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने का वादा किया था। जापान का एक महत्वाकांक्षी मून मिशन को बड़ा झटका लगा है। देश की एक निजी मून लैंडर शुक्रवार 6 जून को चंद्रमा पर लैंडिंग का प्रयास करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जापानी कंपनी आई स्पेस ने लैंडर से संपर्क टूटने के कई घंटे बाद मिशन के फेल होने की पुष्टि की है। कंपनी का यह दूसरा चंद्र अभियान था। जापानी कंपनी के रेजिलियंस अंतरिक्ष यान को जापान के स्थानीय समय अनुसार 6 जून को सुबह 4:17 बजे चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, लेकिन निर्धारित लैंडिंग से 1 मिनट 45 सेकंड पहले लैंडर से संपर्क टूट गया। फ्लाइट कंट्रोलर ने संपर्क स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद मिशन को समाप्त करने की घोषणा की गई। पाकिस्तान के डिफेंस अधिकारियों ने मीडिया रिपोर्ट्स में पुष्टि की है कि चीन कुछ महीनों के भीतर J-35 स्टील फाइटर जेट की डिलीवरी देने वाला है। पाकिस्तान को चीन उस वक्त 5वीं पीढ़ी का यह लड़ाकू विमान सौंपेगा जब पिछले महीने दोनों देश एक युद्ध में फंस गए थे। पाकिस्तान के एक अज्ञात सैन्य अधिकारी ने जेन्स को बताया कि चीन जल्द ही पाकिस्तानी वायुसेना को अपना शेनयांग FC-31 गिर फाल्कन मल्टी रोल स्टिल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट की आपूर्ति शुरू करेगा। J-35 लड़ाकू विमान को चीन में FC-31 कहा जाता है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट वेरिएंट है। पाकिस्तानी अधिकारी ने इस बात की भी पुष्टि की कि पाकिस्तानी पायलट फिलहाल चीन में मौजूद है, जहां उनकी ट्रेनिंग चल रही है। हालांकि अधिकारी ने इन बातों का खुलासा नहीं किया कि ये विमान सौदा दोनों देशों के बीच कब हुआ, कितने विमान पाकिस्तान खरीद रहा है और इसकी कीमत क्या है। एक तरफ इजरायल जहां गजा में हमास के खिलाफ जंग लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अन्य आतंकी संगठनों के खिलाफ भी उसकी सैन्य कार्रवाई जारी है। इजरायल की सेना ने अब बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में कई स्थलों पर हमला किया है। इन हमलों में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह की ओर से ड्रोन उत्पादन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्थलों को निशाना बनाने का दावा किया है। ये हमले 4 स्थानों पर 8 इमारतों को निशाना बनाकर किए गए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्षमादान देने और अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा ऑटो पेन का इस्तेमाल किए जाने की जांच करने का आदेश दिया। इसके अलावा अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन पार्टी के नेताओं ने भी बाइडेन के करीबी सदस्यों से पूछताछ का अनुरोध किया। ऑटो पेन एक यांत्रिक उपकरण है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के प्रमाणिक हस्ताक्षर की नकल करने के लिए किया जाता है और अमेरिका के राष्ट्रपति दशकों से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और टॉप अपडेट में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।